हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। एंड वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। हम जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, मैंने ज़्यादातर जो टॉपिक्स चूज़ किए हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। और उसमें भी बेसिकली क्या कि रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह, तो रिएक्शन मैकेनिज्म की ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा, और ऑर्गेनिक में ज़्यादा पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। दैट इज़ वाई आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा अलग टॉपिक चूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत हुआ ये कि ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला रिएजेंट यहाँ आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इतना सारा जो है हेक्टिक चीज़ें। तो आज कुछ अलग पढ़ते हैं। दैट इज़ वाई मैंने आज एक स्टोरी सेलेक्ट की है। स्टोरी किसकी? स्टोरी केमिस्ट्री से ही है, बाहर से कुछ नहीं है। केमिस्ट्री की एक स्टोरी देखेंगे। कहानी किसकी? साइक्लो एल्केन्स की। ठीक है, साइक्लो एल्केन्स के अंदर क्या ऐसी चीज़ है अलग जो उनका इतना जिक्र होता है कि इस रिएक्शन में यहाँ पे ये वाली रिंग टूट जाएगी। जैसे साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो फट से टूट जाती है, तो बार बार चीज़ आती है, एंगल स्ट्रेन है, ये रिंग स्ट्रेस्ड होती है। तो किस चीज़ का स्ट्रेस है साइक्लो एल्केन्स को, वो हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे एक स्टोरी के थ्रू। ओके, तो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा और आप लोग को पता भी चलेगा जब आप रिएक्शन करोगे कि कहीं पे साइक्लोएल्केन रिंग आती है तो क्या करना है और क्या चीज़ें हैं उसके साथ। तो सबसे पहले साइक्लोएल्केन्स होती क्या है, सबसे पहले हमको देखना है व्हाट आर साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स जो है एक फैमिली है किसकी? साइक्लिक एल्केन्स कंपाउंड की। एल्केन्स आपको पता है क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन्स। साइक्लोएल्केन को अगर आप तोड़ दो तो दो वर्ड से मिलकर बना है साइक्लो प्लस एल्केन्स, मतलब एल्केन्स जो है साइक्लिक है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो और ये किसी भी रिंग का फॉर्मेशन करे तो उसको हम कहते हैं क्या? साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ा ही होगा, उसमें तो आई डोंट थिंक कि कुछ बताने की जरूरत है। तो साइक्लो एल्केन्स के साथ क्या है, जैसे आप देख रहे हो बॉन्ड एंगल इसका 60 है, प्रोपेन का 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5, 6, 7, 8 मेंबर्ड, इस तरीके से होता है। तो बॉन्ड एंगल जो है अलग अलग होता है, 60, 90, 108, 120। बॉन्ड एंगल किसके बीच में? किसके बीच में? ये वाला जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, कार्बन कार्बन वाला, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है इसकी बात हो रही है। तो ये बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करता है, और आपने कार्बन के केस में पढ़ा होगा, बॉन्ड एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अगर आप इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो सबके अंदर सेम है, कितना है? sp3 है। 4 बॉन्ड बनाए, जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाए तो sp3, 3 बनाए, एक 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, सॉरी, तो sp3, 3 बनाए सिग्मा, 1 पाई, तो sp2, ठीक है। उसके बाद 2 सिग्मा 2 पाई, तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका क्या? sp हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? ठीक है, फिक्स होता है ना, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल फिक्स है कितना? 109, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है, ये चीजें फिक्स होती है। बट फिर ये वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये स्टेबल कैसे है और इनके साथ क्या दिक्कत है, वो सारी चीजें आज हम देखते हैं। देखिए, ये सब समझने से पहले आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता हो। कार्बन की अगर आपको टेट्राहेड्रल चीजें दिमाग में आप इमेजिन कर पा रहे हो ये कि इस टाइप की होती है, कौन से जो है एक प्लेन में होंगे एटम्स, कौन से दूसरे प्लेन में होंगे, अगर आप ये चीजें समझ पाएंगे तो आपको आगे की पूरी कहानी आराम से समझ आ जाएगी। तो टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका sp3 आ जाए और 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हों, 0 लोन पेयर हों, तो क्या होगा? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ये बात कहाँ से आती है? ये बात आ जाती है हाइब्रिडाइजेशन से, जहां से हम स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सारी चीजें प्रिडिक्ट करते हैं।
बट साइक्लोएल्केन्स में तो ऐसा नहीं है, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर भी नहीं है, बट बॉन्ड एंगल अलग अलग है। तो उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर, कुछ तो अलग होगा फिर इनके साथ, क्योंकि कुछ जहां पे कोई चीज अलग होती है तो वहां कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाता है कंटेंट पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसी होती है, अगर आप एक इस रूम को देखेंगे, ठीक है, इसको एज अ रूम कंसीडर करो, इसके सेंटर में हमने रख दिया कार्बन, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ऊपर ऊपर छत में 4 कॉर्नर्स है, तो दो आमने सामने दो आपके जो कॉर्नर्स होंगे, दो आपके डायगोनल कॉर्नर्स पे एक एटम इस वाले कॉर्नर पे, एक इसके सामने वाले कॉर्नर पे, ठीक है। ऐसे ही फ्लोर पे आ जाओ, ठीक है, ये दोनों एटम्स होंगे एक प्लेन के अंदर, दोनों के दोनों एटम्स किस में होंगे, एक प्लेन में। प्लेन आपको पता होगा, प्लेनर चीजें ये समझनी बहुत जरूरी है। तो यहां से आप अगर एक प्लेन डालोगे तो ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे और ये वाले रिफ्लेक्ट होंगे। नीचे फ्लोर पे, अगर फ्लोर के कॉर्नर्स पे आप 2 एटम इस तरीके से रखो कि इनके ऑपोजिट हो, ठीक है, जिसमें जहां पे ये थे वहां पे नहीं हो, बचे हुए 2 कॉर्नर्स पे ये रख दिए, 2 ऐसे और 2 ऐसे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 2 एटम एक प्लेन में होते हैं, 2 एटम एक प्लेन में होते हैं। तो अगर इनको बाइसेक्ट करोगे ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इनको बाइसेक्ट करोगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ इस तरीके से प्लेन डल सकता है। चारों एटम एक प्लेन में नहीं होते हैं। जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में एक पॉइंट पढ़ा होगा, जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताई थी कि जब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, जैसे CH4 के फॉर्मेशन में कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या था आपका, sp3 था, ठीक है, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए, तब आपके क्या बने, 4 नए ऑर्बिटल बने, बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स बनते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यही तो है, डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल मिक्स हुए, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट एनर्जी के, और मिक्स हो गए, उन्होंने एक जैसे ऑर्बिटल्स बना लिए आगे बॉन्डिंग करने के लिए, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ताकि बॉन्ड अच्छा बन सके, स्टेबल बन सके। अगर अलग अलग ऑर्बिटल से बनेगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल उतना नहीं होगा, और स्टेबिलिटी ही पूरा की फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि 4 नए जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन के अराउंड इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन जो है मिनिमम हो, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जब ये ओवरलैपिंग करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ठीक है। जब बॉन्ड बनता है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये है आपका CH4। जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उन दोनों के बीच में रहता है। एग्जैक्ट बीच में भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी, वो डिपेंड करता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। उसमें अभी नहीं जाना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो यहाँ पे रिपल्शन लगेगा, यहाँ पे, और ये रिपल्शन इनको एक दूसरे से दूर करेगा। ये एक दूसरे से इतना दूर हो जाएंगे जहां पे इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। जैसे 2 लोग होते हैं ना, कहीं किसी फंक्शन में मिले और उनकी आपस में बनती नहीं है, तो वो कभी आपको पास पास नहीं बैठे दिखाई देंगे, इतना दूर रहेंगे कि एक दूसरे को बर्दाश्त कर सके। तो बिल्कुल वैसा ही है, जहां पे स्टेबिलिटी आ जाए, बिल्कुल वैसा ही है। ये इनके बीच में रिपल्शन है तो उतना दूर चले जाएंगे जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा हो, क्योंकि अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहेगा। तो वो स्टेबिलिटी इनको मिलती है कहाँ पे, 109 डिग्री के एंगल पे। अगर इनके बीच का एंगल 109 डिग्री हो जाए तो रिपल्शन मिनिमम, ना ये इसको परेशान करेगा ना ये इसको करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, स्टेबल। तो ये कहानी है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल की। तो स्टेबिलिटी तभी हो सकती है अगर sp3 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री पे ही स्टेबल होगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं उसमें यही होगा, ऊपर नीचे होता है सब में, बट वहां पे उतना स्टेबल नहीं होता है। तो उसी चीज से हम समझेंगे अब साइक्लोएल्केन का क्या केस है। अभी हमने देखा साइक्लोएल्केन के केस में यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 60 साइक्लोप्रोपेन के अंदर। साइक्लोप्रोपेन कैसी होती है,
ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल ट्रायंगल का कितना होता है, 60 होता है। 109 डिग्री तो नहीं है, तो मतलब कुछ तो, मतलब ये स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी। सेम चीज साइक्लोब्यूटेन के साथ है, इसका 90 है, इसका 108 है, तो 109 डिग्री से कम है यहाँ तक, और इसके आगे 109 डिग्री से ज्यादा है। 109 डिग्री कहीं भी नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है और उस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई जो है बेयर जो था, बेयर की एक थ्योरी है, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। एडोल्फ बेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने उसके ऊपर स्टडी की और कोशिश की कि भाई अगर ये एंगल ऐसा है तो इसमें क्या दिक्कत है और क्या। इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो यूजुअली जो रिएक्शंस होती हैं साइक्लोएल्केन्स की, तो पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है साइक्लोएल्केन्स। तो पता चला कि इनकी अनस्टेबिलिटी का रीजन जो है कहीं ना कहीं ये इनका बॉन्ड एंगल है जो इनको परेशान कर रहा है। तो अनस्टेबिलिटी मतलब फटाक से रिंग जो है टूट जाती है, जो रिंग होती है वो फट से टूट जाती है। तो टूटने के लिए क्यों देखिए, अगर ये इनकी किसी के साथ रिएक्शन करो तो फटाक से ये वाली रिंग टूट जाएगी और ये जो है चेन वाली फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे ही सेम ये है, ऐसे ही ये वाला है, सबके साथ यही होता है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंगल, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं बेयर की थ्योरी के, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर ने कहा कि साइक्लोएल्केन्स के साथ क्या हो रहा है, वो स्ट्रेस में है इस बात की वजह से क्योंकि उनको जबरदस्ती बांधा गया है, ये मान लो, ठीक है। वो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से आ जाता है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या थे, इसने कहा कि ऑल रिंग सिस्टम आर प्लेनर। पहली बात तो इसने ये कह दी कि जितने भी साइक्लोएल्केन की रिंग होती है सारे प्लेनर होते हैं। ओके, अभी हम इसको पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि इसकी सारी बात सही हो, आगे जाके देखेंगे कि इसकी चीजों में क्या क्या गलतियां थी और कहां तक ये थ्योरी वैलिड थी, ये भी आगे जाके हम देखेंगे। पहले उसने कहा कि सारे रिंग सिस्टम होते हैं प्लेनर, उसके बाद कहा डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल्स रिजल्ट्स इन टू द क्या अनस्टेबल साइक्लोएल्केन्स। 109 डिग्री से जितना ज्यादा डेविएशन होगा, डेविएशन आप समझते हो, डेविएशन का मतलब कि जितना कोई चीज से दूर है 109 डिग्री 28 मिनट से जितना एंगल घटता जाएगा या जितना बढ़ता जाएगा, इसी को हम डेविएशन कहते हैं। तो जितना ज्यादा डेविएशन होता जाएगा उतनी ज्यादा ही वो साइक्लोएल्केन जो है अनस्टेबल होती जाएगी। इसी को हम कहते हैं रिंग स्ट्रेन, ठीक है, रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन। तो एंगल की वजह से स्ट्रेन आ जाता है रिंग के अंदर और वो उसको अनस्टेबल कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, द लार्ज रिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स नेगेटिव स्ट्रेन। देखिए अभी हमने बॉन्ड एंगल जो देखे थे, तो जरूरी तो नहीं कि 109 डिग्री से कम ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है एंगल, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन में 120 होता है, 109 से ज्यादा। तो बड़े रिंग में बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, पहले छोटी में कंप्रेस होता है और बड़े में बढ़ जाता है ऐसे। तो बड़ी रिंग में क्या होता है, नेगेटिव स्ट्रेन आ जाता है। इसीलिए उसने कहा कि नेगेटिव रिंग स्ट्रेन की वजह से जो बड़ी रिंग्स हैं 109 डिग्री के ऊपर वाली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है। ये बात उसने कही कि नेगेटिव स्ट्रेन की वजह से लार्ज रिंग सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। द बॉन्ड एंगल्स इन साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स, जो भी साइक्लोहेक्सेन के ऊपर वाली होगी क्या उसने कहा कि 109 डिग्री से ऊपर का बॉन्ड एंगल नहीं हो सकता। मतलब यही उसने ये बताया, सिर्फ इतना कहा कि एंगल स्ट्रेन की वजह से ये जो है इतनी ज्यादा अनस्टेबल है और इतनी ज्यादा रिएक्टिव है। और उसने कहा कि सारी रिंग प्लेनर होती है और बड़ी रिंग के अंदर नेगेटिव स्ट्रेन आ जाता है, इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये इसकी कहना था। अब देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आपने ये तो देख लिया कि रिंग स्ट्रेन आया किसकी वजह से, वो देख लेते हैं। और इसके लिए हम एग्जांपल चूज करते हैं साइक्लोप्रोपेन का, क्योंकि उसको ज्यादा दिक्कत है, उसका बॉन्ड एंगल 60 है,
ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे रिंग बड़ी होती जाएगी स्ट्रेन जो है घटता जाएगा। आगे देखेंगे उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट इसके अंदर जो है रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है साइक्लोप्रोपेन के अंदर। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लिक प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की रिंग जिसके अंदर डबल बॉन्ड ना हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो। देखिए इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो आपके बॉन्ड पेयर्स होंगे, ऐसे बना लेते हैं इसको, ये है साइक्लोप्रोपेन, इसका यहाँ पे मैंने बना दिया इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका मैंने यहाँ पे बना दिया, सिंपल वे में समझिए बिल्कुल। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, बॉन्ड वाले बॉन्ड पेयर्स है, उनके अंदर बॉन्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ इसके साथ, यहाँ इसके साथ, बहुत ज्यादा रिपल्शन की वजह से, मतलब है बनी हुई है रिंग, बट हल्का सा भी अगर इसको प्रेशर मिलेगा तो ये रिंग फट से टूट जाती है। ये आपने देखा होगा साइक्लोप्रोपेन के साथ अगर कोई कार्बोकैटायन बना है साइड में, तो फट से ये रिंग टूट के उसको स्टेबलाइज कर देती है। तो ये रीजन है इसकी इनस्टेबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, एक तरीके से बेंट बॉन्डिंग होती है, बेंट बॉन्डिंग हो जाती है। तो एग्जैक्ट रीजन ये हुआ। अब हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं कि किसके अंदर कितना डेविएशन होगा या कितना स्ट्रेन होगा, ज्यादा किसके अंदर होगा, कम किसके अंदर होगा। तो बेयर ने एक फॉर्मूला दिया है इसके लिए 1/2। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट में से आपको जो उस रिंग का एंगल है वो माइनस कर देना है। ठीक है, जो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होता है उसमें से पहले तो उस रिंग का एंगल माइनस करो, फिर उसका आधा कर दो, वही आ जाएगा आपका क्या, डेविएशन। ओके, तो अगर हम साइक्लोप्रोपेन का देखें तो ये होती है ट्रायंगुलर, बॉन्ड एंगल कितना था, 60 था, अभी देखा था 60 है, तो 60 माइनस करके उसका हाफ किया, 24 आया डेविएशन। तो इसका डेविएशन सबसे ज्यादा आया है, दैट इज वाई ये सबसे ज्यादा क्या है, अनस्टेबल है और सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा अनस्टेबल होती है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। स्टेबल, अगर स्टेबिलिटी आ जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यही तो होता है। नेक्स्ट वन, साइक्लोब्यूटेन स्क्वायर प्लानर, इसका अगर आप निकालोगे 9 आ जाएगा। इसके बाद साइक्लोपेंटेन का, पेंटेन का आ जाएगा कितना, इसका 1 से भी कम है, मतलब काफी कम है, सबसे कम जो है साइक्लोपेंटेन का आया है। तो बेयर की थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए, साइक्लोपेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 1 से भी कम का डेविएशन है। तो बेयर ने ये कहा कि साइक्लोपेंटेन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इवन साइक्लोहेक्सेन से भी ज्यादा। बेयर ने कहा ये, अभी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा एग्जैक्टली होता है, अभी हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्ट ऑर्डर है क्या स्टेबिलिटी का। साइक्लोहेक्सेन के लिए निकाला, अब अगर आप साइक्लोहेक्सेन के लिए देखोगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि उसका तो बड़ा हो गया एंगल जो है, इनके तो एंगल कंप्रेस हुए हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन है, उसका एंगल क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। दैट इज वाई उसने कहा कि नेगेटिव डेविएशन की वजह से 5 से ऊपर की रिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है साइक्लोएल्केन का। बेयर ने जो कहा क्या वही ऑर्डर सही है या फिर कुछ और है इसके अलावा। बेयर के अकॉर्डिंग तो ये था कि साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, उसने तो अपना जो निकाला था फॉर्मूला उसी के बेसिस पे बता दिया, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन और सबसे लास्ट में साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, चाहे कोई थ्योरी लगा लो चाहे जो लगा लो, उसको तो सबसे ज्यादा तकलीफ है, दैट इज वाई कि वो सबसे ज्यादा जल्दी रिंग टूट जाती है। इसके बाद है एक्चुअल जो ऑर्डर आया, ठीक है, थ्योरी कुछ भी कहे, एक्चुअल तो पता चलता है किससे, एक्सपेरिमेंट से, चाहे कितने भी थ्योरी कुछ भी कहती रहे, सच्चाई तो वही है जो एक्सपेरिमेंट से सामने दिख रही है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर निकल के आया वो था सबसे ज्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद है साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि यहां तक तो इसकी बात सही थी, प्रोपेन के और ब्यूटेन के केस की तो बात ठीक थी, साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में।
बट साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में इसका ऑर्डर जो है गलत साबित हुआ। तो वहां पे ये है कि साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होती है साइक्लोपेंटेन से। तो अब लिमिटेशंस देख लेते हैं इसकी, क्योंकि गलत तो एक कुछ चीजें साबित हुई है। हर एक चीज, कोई भी थ्योरी हो, कुछ भी हो, परफेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको डस्टबिन में डाल दो कि इसकी तो गलत चीजें निकल आई है। हर एक चीज से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, उसकी नेगेटिव चीजों को भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पे ये नेगेटिव था, ताकि आगे उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो लिमिटेशंस क्या थे? सबसे पहली चीज तो इसने यही नहीं बताया कि एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम। इसने बड़े रिंग सिस्टम में तो कह दिया कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वहां पे इसने बताया, जबकि वो एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली उसने कहा था नहीं करेंगी, बट वो करती है और क्वाइट स्टेबल भी होती है ठीक ठाक। तो वो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहली तो यही थी। अकॉर्डिंग टू साइक्लोप्रोपेन साइक्लोपेंटेन, वही जो दूसरा पॉइंट यही आ गया कि इसने कहा था साइक्लोपेंटेन जो है साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल होगी, जबकि होता उल्टा है। तो दूसरा ये लिमिटेशन हुआ। थर्ड वन, इसने कहा था कि लार्जर रिंग सिस्टम तो पॉसिबल ही नहीं है, जबकि क्योंकि उनमें नेगेटिव स्ट्रेन है, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ भी ये भी एक फेलियर है। ठीक है, तो ये इसके हुए लिमिटेशंस। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल क्यों है, जबकि उसके अंदर एंगल स्ट्रेन तो सबसे कम साइक्लोपेंटेन में ही आया है। तो ऐसा क्या होता है? देखिए, साइक्लो एल्केन्स के अंदर एक दिक्कत रिंग स्ट्रेन की ये भी है कि सारे एटम एक प्लेन में होते हैं, ये प्लेनर होती है। ठीक है, जितने भी एटम हैं एक प्लेन में है। अगर प्लेन से खिसक जाए चीजें तो रिपल्शन कम हो जाएगा, है ना। अगर दो चीजों के बीच में, एक प्लेन में दो चीजें हैं और उनमें रिपल्शन है, मान लीजिए ये चीजें में रिपल्शन हो रहा है, एक अगर ऐसे हो जाए, प्लेन से आउट ऑफ प्लेन चली जाए, तो रिपल्शन कम हो जाएगा। बट इनमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे एक ही प्लेन में होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या स्पेसिफिक चीज है कि ये इसके एटम्स जो है कुछ प्लेन से बाहर हो जाते हैं। तो ये दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करती है, बोट और चेयर। ठीक है, ये वाली चेयर और ये वाली बोट। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ये वाले 4 एटम एक प्लेन में, ये वाले दूसरे प्लेन में चले गए। तो एक प्लेन में सारे एटम नहीं है, 6 के 6 कार्बन एटम एक प्लेन में नहीं, सारे अलग अलग प्लेन में चले गए हैं। इस वजह से यहाँ पे जो होता है रिपल्शन कम हो जाता है, और इस वाली में तो और भी ज्यादा कम हो जाता है रिपल्शन। तो ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इसके। तो साइक्लोहेक्सेन अपने स्ट्रेन को कम करने का तरीका उसको मिल गया है। ठीक है, अपना उसने खुद ही इलाज अपनी प्रॉब्लम का ढूंढ लिया है। दैट इज वाई कि वो साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल होती है। उसको समझ आ गया कि सारे एक जगह रहेंगे तो लड़ेंगे मरेंगे। जैसे होता है ना, एक घर में 5-6 बच्चे हो, उनकी शादी हो जाए, फिर उनकी बीवी आ जाए, तो लड़ाइयाँ होती है। उसके बाद क्या होता है, सब अलग अलग हो जाते हैं ताकि कम हो। तो इसने भी वही किया, सारे एटम्स को एक प्लेन से बाहर कर दिया, सबको अलग अलग स्पेस दे दिया, ताकि क्या हो, स्ट्रेन कम हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए। तो दैट इज वाई कि साइक्लोहेक्सेन जो है साइक्लोपेंटेन से ज्यादा स्टेबल है। तो आज हमने देखा कि साइक्लोएल्केन की क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेस है, और एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ये रिएक्टिव क्यों होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अब आपसे मिलते हैं अगली किसी क्लास में और किसी नई कहानी या किसी नए टॉपिक के साथ।